हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कल हमने पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव क्या है कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने कल बोला था कि आपको वैद्युत द्विध्रुव वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम वही स्टेप वही सब कुछ इन टॉपिक में है जो आपने वैद्युत द्विध्रुव के चैप्टर में पढ़े हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में हमारा पहला हेडिंग है अक्षय या अनुदैर्ध्य स्थिति में। मतलब कि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षय स्थिति में। इसकी दो स्थितियां होती है, एक अक्षय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो हमें अपने सबसे पहले पॉइंट में निकालना है अक्षय स्थिति पर। सभी को पता है चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, चुंबकीय द्विध्रुव को अच्छे से समझाया था। तो इसमें क्या है, पहले इसकी थ्योरी देखिए। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता m है। मैंने बताया था वहां पे हम क्या लेते, आवेश लेते थे वैद्युत द्विध्रुव में। इसमें हम ध्रुव प्रबलता m, प्रभावी लंबाई l है। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपना डायग्राम देखिए। तो हमें अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो इसमें क्या है, हमारा एक चुंबक है जिसके कितने ध्रुव है, 2 ध्रुव। कल की वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, N और S। तो इससे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक देखना पड़ेगा। हम जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो उसमें क्या होता था कि एक आवेश प्लस Q, दूसरा माइनस Q, और उनके बीच की दूरी कितनी लेते थे, 2a या 2l। तो उसमें हमारा आवेश था Q, इसमें हम आवेश की जगह क्या होगा, हमारा ध्रुव प्रबलता m। वैद्युत द्विध्रुव के चैप्टर में हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो P = Q मल्टीप्लाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और यहाँ पर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कैपिटल M = ध्रुव प्रबलता मल्टीप्लाई दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, जो कि क्या है, हमारी प्रभावी लंबाई 2l। एक बात और कि वहां पर हमारा जब हम तीव्रता निकालते थे तो जो कांस्टेंट था उसको हम क्या लिखते थे, K = 1/4 πε0। यहाँ पर हमारा नियतांक क्या लिखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर में, नियतांक μ0/4π, जहां पर μ0 है हमारी निर्वात की चुंबकशीलता। तो उसके लिए अब अपना टॉपिक देखिए। हमारी चुंबक है जिसके ध्रुव NS है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। इधर भी l हो गई और इधर क्या हो गया, l इधर हो गई दूरी। तो हमारी चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है हमारा अक्षीय स्थिति में। अगर हमसे निरक्षीय स्थिति में पूछा जाता तो हम इधर या इधर क्या निकालते, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हमने थ्योरी में क्या लिखा था, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है, क्या है ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m है तथा प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ध्रुव
N के कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुव S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? Bn। N क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं और किसकी निकाल रहे हैं हम? N ध्रुव की, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? Bn इज इक्वल टू, हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते थे? E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू आवेश अपोन मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इसमें क्या है हमारा? Bn इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। क्योंकि r प्लस l कहाँ से आया? क्योंकि हम n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और r हमारा मध्य बिंदु से P तक की दूरी r है और l इधर है, तो n से P तक की दूरी कितनी हुई? r प्लस l। r और ये l ऐड हो गया तो n से P तक की दूरी निकल के आ गई r प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो Bs इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। r माइनस l कैसे आया? क्योंकि हमें बिंदु S की निकालनी है, तो हमें कितनी दूरी चाहिए? S से बिंदु P की दूरी चाहिए। तो कैसे निकलेगी ये दूरी? हमें पता है मध्य बिंदु से P तक की दूरी कितनी है? R, और R में से L माइनस हो गया तो कितनी हुई? R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B इज इक्वल टू BS माइनस BN, यानी दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र माइनस उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र। तो BS की वैल्यू अभी क्या आई हमारी निकल के? म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आ गया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई और m बाहर कॉमन आ गया। म्यू नोट अपॉन 4 पाई दोनों में है तो कॉमन आ गया, m भी दोनों में है तो m भी क्या आ गया? बाहर कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। इसके बाद म्यू नोट m अपॉन 4 पाई एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया? हल कर दिया इसको। आगे म्यू नोट m अपॉन 4 पाई स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह होगा। जब हम r माइनस एल के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो लेकिन हमारा बाहर क्या है? माइनस है, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारा? 2RL ये है, 2RL ये है, तो कितना RL बचा? 4RL। तो म्यू नोट m अपॉन 4 पाई इंटू 4RL और अपॉन में क्या हुआ? ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ भी हो गया। इसके बाद क्या है कि माना हमारा जो l की दूरी है वो बहुत छोटी है, किसके? r के बजाय, यानी r से हमारी l की दूरी बहुत छोटी है तो हम l को क्या मान लेंगे? नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? म्यू नोट m अपॉन 4 पाई इंटू 2l r अपॉन r की पावर 4, क्योंकि l हमारा वहां से खत्म हो गया तो r स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो कितना होगा? r की पावर 4। एक r से यहाँ से एक r खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और जो हमारा 4 था उसको क्या लिख दिया हमने? 1 और 2
2 इंटू 2ml/r⁴। इसको देखिए, हमारा 4 था, 2 इंटू 2, तो हमने क्या किया, μ0/4 2ml क्या कर दिया, 2ml एक जगह लिए 2ml, और 2 हमारा कहाँ हो गया, बाहर हो गया, और r हमारा एक r खत्म हो गया, तो यहाँ पर r³ बची। तो μ0/4 इंटू 2m इंटू 2l/r³। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि m मल्टीप्लाई 2l हमारा क्या था, m, कैपिटल M क्या था हमारा, ये कैपिटल M की वैल्यू थी ये हमारी, जो था हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैपिटल M होगा, तो B इज इक्वल टू क्या हुआ, μ0/4 इंटू 2 कैपिटल M/r³। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर है B का। तो ये था हमारा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसी में ही, निरक्षीय स्थिति में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ निकालनी है हमें, निरक्षीय स्थिति में। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए सबसे पहले अपना डायग्राम देखिए। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, N ध्रुव S ध्रुव, और इनके बीच की दूरी कितनी हुई, 2l। तो हमारे डेरिवेशन में क्या है कि जो द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये निरक्षीय स्थिति में था, इसलिए मैंने निरक्षीय स्थिति में किया, और वो था हमारा अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या होगा कि माना चुंबकीय द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l एवं ध्रुवों की प्रबलता m है, निरक्षीय स्थिति में रखा है, इसके केंद्र से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट इनटू ध्रुव की प्रबलता जो कि हमें पता है m, अपोन में था हमारा क्या, ध्रुव से बिंदु P के बीच की दूरी। तो हमारे ध्रुव N और S इधर है, तो हमें क्या देखना है, ध्रुव से बिंदु P के बीच की दूरी, इस ध्रुव से भी बिंदु P के बीच की दूरी। तो हमें सबसे पहले ध्रुव से बिंदु P के बीच की दूरी निकालनी है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2l है, यानी इधर की भी l है और इधर भी l है, और इधर क्या है हमारा r। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, हमें पता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें कर्ण चाहिए, तो क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का अंडर रूट। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, लंब का वर्ग r² प्लस आधार का वर्ग l² का अंडर रूट। तो क्या हुआ, ये r² प्लस l² का अंडर रूट। ऐसे ही ये निकल गया, r² प्लस l² का अंडर रूट। उसके बाद आई हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमें पता है कि N ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और S के लिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है। N के लिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर और S के लिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हुआ। तो अब हमारा क्या होगा, दो घटक टूटेंगे, इसके कंपोनेंट पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। ऐसे ही इस वाले क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ये ऊपर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब हमारा क्या होगा, थीटा ये है और थीटा ये है, तो ये वाले घटक कौन से होंगे, इसके हिसाब से bn का देखिए। सबसे पहले bn के लिए क्या होगा, थीटा वाला घटक bn कोस थीटा, और ये bn साइन थीटा।
ऐसे ही इसका होगा ये वाला क्या होगा बी एस कोस थीटा, और ये वाला क्या हो गया बी एस साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएंगे आपस में निरस्त हो जाएंगे, क्या बचा बी एन कोस थीटा और बी एस कोस थीटा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चुंबक के उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एन इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। इसी प्रकार चुंबक के दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एस इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो हमारा बी एस भी यही था और बी एन भी यही है, दोनों इक्वल है। तो बी इजक्वल टू क्या होगा बी एन इजक्वल टू बी एस इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। इसके बाद नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा एस क्या साइन थीटा वाले एक दूसरे को निरस्त कर दिया, क्या बचा था कोस थीटा। तो बी नेट इजक्वल टू होगा बी एन का भी कोस थीटा प्लस बी एस कोस थीटा। तो बी एन की वैल्यू रख दी यहाँ पर कोस थीटा प्लस बी एस की वैल्यू रख दी कोस थीटा। तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो क्या बचेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4πm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट गया, क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इसके बाद बी नेट इजक्वल टू क्या होगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। तो एक बार फिर से अपना डायग्राम देखें, कोस थीटा कैसे निकलेगा। कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो कैसे निकलेगा, ये हमारा लंब है, आधार है और ये कर्ण है। तो आधार कितना है हमारा एल और कर्ण कितना है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, बार बार डायग्राम ना दिखाना पड़े। ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव हो गया एन एस, बीच की दूरी एल है यानी 2l है, इधर की दूरी l और इधर की दूरी l। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या हुआ हमारा, हमें चाहिए एक तो ध्रुव प्रबलता जो कि हमें पता है क्या है m है, इधर ध्रुव प्रबलता m है, इधर m है, लिख सकते हो डायग्राम में। उसके बाद क्या है ध्रुव और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उन दोनों के बीच की दूरी। तो बिंदु N से P के ध्रुव N से P के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग का अंडर रूट। ऐसे ही इधर निकली, ऐसे ही इधर निकली। इसके बाद बात आई हमारे घटक की, कंपोनेंट के लिए क्या हुआ N ध्रुव से हमारी बल रेखाएं क्या होती है निकलती है और S में प्रवेश करती है। तो N में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा और S में अंदर की ओर होगा। तो इसलिए ये Bn का घटक है और ये Bn की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये Bs की। तो इसी Bn को हमने कंपोनेंट में तोड़ा, लंब बटे आधार, ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। तो हमारा क्या हुआ साइन थीटा हो गया ये, और ये वाला कोस थीटा, क्योंकि जो ये घटक है Bn वाला ये इसका ये थीटा है, तो थीटा वाला घटक क्या होगा कोस थीटा और ये साइन थीटा, और ये वाला हमारा घटक किसका है S का है। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसका घटक कौन सा हुआ BS कोस थीटा और ये BS साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया आपस में एक दूसरे को निरस्त कर दिया। तो क्या बचा हमारा BN कोस थीटा और BN कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या ही हमारे निकलकर L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर। उसके बाद अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाइए।
ये डायग्राम सभी का कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वी नेट इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा म्यू नोट अपॉन 4 पाई है ये ऐसा ही हो गया यहाँ पर। इसके बाद 2 स्मॉल एम और एल हमने पिछली डेरिवेशन में भी पढ़ा है, 2ml क्या होता है, कैपिटल एम। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कैपिटल एम अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर क्या है, 1 पावर है और यहाँ पर क्या है 1/2 पावर है। तो जब हम पावर को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। तो यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 3/2 की पावर क्या हो गई, 3/2। इसके बाद फिर से वही कि आर हमारा बहुत बड़ा है, किससे, एल से बड़ा है। तो एल को क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर की पावर 2 है और यहाँ पर 3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो आर की पावर कितनी बचेगी, 3। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 है। जब हमने एल को नेग्लेक्ट मान लिया तो क्या बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू आर क्यूब। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे, न्यूमेरिकल को करोगे तो दोनों फॉर्मूलों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। तो इसलिए अपनी दोनों डेरिवेशन पक्के से करना और फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अपने हेडिंग को अच्छे से समझिए। इन्होंने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाना है और घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को बताइए कि कार्य कितना करना पड़ेगा। कार्य पूछ सकते हैं या आप यहाँ पर एक स्थितिज ऊर्जा भी लिख लेना। घुमाने में किया गया कार्य या ऊर्जा पूछ सकते हैं तो क्या है, कार्य एवं ऊर्जा लिख लेना यहाँ पर। तो क्या होगा इसमें कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ये बात, कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। तो बलयुग्म द्वारा जो कार्य किया गया है वही हमारा क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो अपनी डेरिवेशन समझिए। ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका ये S और ये N ध्रुव है। तो मान के चले कि जो हमारा द्विध्रुव है ये चुंबकीय क्षेत्र से θ1 कोण बनाते हुए है। कितना कोण बनाते हुए है, θ1 कोण बनाते हुए है। तो जो ये हमारा द्विध्रुव होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस पर एक बल कार्य करेगा जो इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसे विपरीत दिशा में ले जाना है, इस पर बल कार्य करेगा और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। अब हम मान के चलेंगे कि हमें इसको इस दिशा में घुमाना है। क्या है, इस दिशा में घुमाने के लिए कार्य और ऊर्जा निकालनी है। तो उसके लिए क्या है, माना चुंबकीय क्षेत्र से θ1 कोण बनाते हुए क्या है, ये हमारा द्विध्रुव रखा गया है। डायग्राम में कुछ देखने की जरूरत नहीं, जहां सबसे पहले इस द्विध्रुव को देखिए कि ये द्विध्रुव है हमारा कितना कोण बनाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र से θ1 कोण बनाते हुए है। तो हमें पता है जो बल युग आघूर्ण होता है वो टो बराबर mb sin थीटा है। कल पढ़ लिया हमने ये डेरिवेशन, टो इज इक्वल टू mb sin थीटा है। तो अब हम करेंगे सूक्ष्म कोण d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। यानी जब हम
द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करेंगे तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल हमारा क्या है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें जो हमारा द्विध्रुव है उसे θ1 से θ2 विस्थापित करने में किया गया कार्य। मान के चले पहले हमारा द्विध्रुव यहाँ पर था, θ1 कोण बनाते हुए था। उसके बाद क्या हुआ, द्विध्रुव यहाँ आया, घूमकर यहाँ आ गया। ये कितना कोण बना इसने, यहाँ से अब θ2 कोण बना दिया। तो जब हमारा द्विध्रुव ने पहले θ1 कोण बनाते हुए था, अब क्या हुआ, वो θ2 एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य निकालना है। तो θ1 से θ2 विस्थापित करने पर किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होगा, जो हमने उसे सूक्ष्म विस्थापित करने में कार्य किया था उसको क्या कर देंगे हम, θ1 से θ2 तक ले जाने में कार्य कर देंगे। और सभी को पता है कि क्या होता है, उसके लिए समाकलन करना पड़ता है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू का समाकलन हो गया, इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। समाकलन कहाँ से कहाँ तक ले गए हम उसको, θ1 से θ2 तक लेकर गए। तो W बराबर क्या हुआ, एम बी बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया θ1 से θ2 तक। तो W इज इक्वल टू, हमें पता है जब हम साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस के कोस थीटा। मैथमेटिक्स वालों को सभी को पता है कि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। और जो बायोलॉजी के हैं वो याद कर लेना कि जो हमारा साइन थीटा होता है उसका समाकलन होता है हमारा माइनस के कोस थीटा। तो इसके बाद क्या हुआ, W बराबर एम बी साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा, माइनस हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। और लिमिट है θ1 से θ2, θ1 से θ2। इसके बाद W इज इक्वल टू माइनस एम बी, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या होती है, जो ऊपर की लिमिट होती है वो प्लस में रखी जाती है और नीचे की लिमिट माइनस में। तो माइनस एम बी कोस्ट के अंदर क्या आएगा, कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस है और नीचे की लिमिट माइनस में है तो यहाँ पर माइनस हुआ। तो इसके बाद W बराबर क्या लिख सकते हो, एक दो लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो। W बराबर इस माइनस चिन्ह को अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कोस θ2 है वो माइनस में हो जाएगा और जो कोस θ1 है वो प्लस में हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोष्ट के अंदर माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ये W बराबर माइनस एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। और हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो हमारा कार्य होता है वही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो इसलिए कार्य हमारा किसके बराबर हो गया, ऊर्जा के बराबर हो गया। तो क्या लिख दिया, ये W इज इक्वल टू एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। W को क्या लिख दिया अब हमने, U इज इक्वल टू एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2। यही यानी यही ऊर्जा हमारी क्या होगी, कार्य के रूप में संचित होगी। तो आगे इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। माइनस एम बी कोस थीटा कैसे कर दिया कि मान के चले जो हमारा द्विध्रुव है वो 0 से थीटा कोण बनाते हुए है, क्या है, 0 से थीटा कोण बनाते हुए है। तो तब क्या करोगे, लिमिट रखोगे 0 से थीटा, तो क्या आ जाएगी, कोस थीटा हो जाएगा, 0 0 खत्म। तो क्या होगा, माइनस एम बी कोस थीटा। या इसकी अलग अलग केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके अलग अलग केस, कि मान के चले कि वो लंबवत रखा हुआ है
समांतर रखा हुआ है, 180 डिग्री पर रखा हुआ, केस भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक ही करना है बस क्या कि u इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये भी हमारे न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।